स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में देखा हिंदी व्याकरण में संधि क्या होती है तथा संधि के प्रकारों में हमने स्वर संधि को देखा था। आज हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम ये जान ले कि व्यंजन होते क्या हैं। व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन संधि हम किसे कहेंगे तो इसकी परिभाषा देखते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। अब व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल, यानी जब हमने स्वर संधि में देखा था कि दो स्वर आपस में मिलते हैं और उससे जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि होता है। लेकिन आज हम देखेंगे व्यंजन संधि में कि व्यंजन में जब स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन में स्वर अथवा व्यंजन मीन्स क्या, तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं व्यंजन में स्वर अथवा व्यंजन कैसे मिलाया जाता है। तो व्यंजन मीन्स क्या, तो पहले शब्द का लास्ट वर्ण यदि कोई व्यंजन है और दूसरे शब्द का फर्स्ट वर्ण यदि स्वर या व्यंजन में से कोई वर्ण है तो उन दोनों के मेल से, उन दोनों के मिलाने से जो परिवर्तन निर्माण होगा वो कहलाएगा व्यंजन संधि। अब इसके कुछ नियम होते हैं जिसके द्वारा हम व्यंजन संधि बना सकते हैं। पहला नियम देखते हैं, यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है या वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल सकता है, जैसे अहम प्लस कार इक्वल टू अहंकार। अब यहाँ पर पहला नियम क्या बताया कि यदि म के बाद कोई वर्ण आए तो म का क्या बन जाता है? अनुस्वार। अब म मीन्स क्या, तो पहले शब्द का लास्ट वर्ण यदि म है, म में हलंत लगाए इसका मतलब कि वो आधा है, और उसके बाद अगर कोई व्यंजन आता है तो म का क्या बन जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब क्या, तो जो पॉइंट लगता है वो बन जाएगा, या फिर हो सकता है कि उसी वर्ण का पंचम अक्षर आ जाए। यदि म के बाद कोई व्यंजन आता है तो उसी व्यंजन का पांचवा अक्षर म का रूपांतर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया यहाँ पे अहम प्लस कार। यहाँ पे अहम में देखो म हलंत के साथ है प्लस कार, यानी म के बाद कौन सा व्यंजन आया? कार, तो क आया है तो म का क्या बनेगा? अनुस्वार। तो अह के बाद में यानी ह के बाद में ही हम क्या देंगे? अह के बाद अनुस्वार देंगे और बाद में कार लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अहंकार। अब जैसे यहाँ पे पम प्लस चम, तो क्या बनेगा? म के बाद च आया है तो म का क्या बन जाएगा? अनुस्वार। और अनुस्वार देते समय यह ध्यान रखना कि म के पहले वाले व्यंजन पर ही वो अनुस्वार के रूप में लगाया जाता है। दूसरा है सम प्लस गम, यानी क्या बनेगा? संगम। तो सम यानी म आधा आया और प्लस गम, ग व्यंजन है तो म का क्या बना? अनुस्वार। तो वो कहाँ लगेगा? म के पहले वाले व्यंजन पर, यानी स के ऊपर अनुस्वार के रूप में लगेगा। अब दूसरा देखते हैं नियम, यदि त द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं, और न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के बाद ल हो जाता है, जैसे उत प्लस लास, महान प्लस लाभ। अब यहाँ पर क्या बोला है दूसरा नियम कि यदि त और द यानी पहले शब्द का लास्ट वर्ण यदि त हो चाहे द हो, उसके बाद यदि ल शब्द आता है या ल व्यंजन आता है तो त या द क्या बन जाता है? ल ही बन जाता है, ल में परिवर्तन हो जाता है। और यदि न के बाद यानी फर्स्ट शब्द का लास्ट वर्ण यदि न हो और उसके बाद यदि ल आए तो वो न का क्या बनेगा? अनुनासिक के बाद ल हो जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, उत प्लस लास, तो उत माने त आया है और उसके बाद में ल आया है तो त का क्या बनेगा? ल ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे त हलंत के साथ है इसलिए ल भी क्या बनेगा? आधा ही बनेगा। और इसलिए उत प्लस लास्ट में देखिए
उल्लास, जिसमें त की जगह जो ल आया है वो आधा ही है। सेकेंड है महान प्लस लाभ, तो यहाँ पे हमने दूसरा बताया था कि न के बाद यदि ल आता है तो न का क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा, और अनुस्वार कहाँ लगेगा, तो न के पहले वाले व्यंजन पर ही वो अनुस्वार के रूप में लगेगा। जैसे महान प्लस लाभ का क्या बना, महान लाभ, महान लाभ। ठीक है, तो ल का न की जगह आधा ल हो गया और वो न का अनुस्वार हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसका नियम है यदि क च ट त प, क च ट त प, ये क्या है, तो व्यंजन के प्रथम वर्ग, हर एक वर्ग का पहला अक्षर, क ख ग घ ञ च छ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म ट ठ ड ढ न, ये जो है ये सभी वर्ग अपने अपने वर्ग के पहले अक्षर हैं। तो यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ यानी तीसरा या चौथा वर्ण आए, या य र ल व या कोई स्वर आए, तो क च ट त प के स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या कहा है, यदि क च ट त प इसके बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है, तीसरा मीन्स क्या, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, क ख ग, और चौथा वर्ण क्या होगा, घ, च का तीसरा वर्ण च छ ज, और चौथा झ, ट का ट ठ ड, और चौथा ढ, त का त थ द, और चौथा ध, प का प फ ब, और चौथा आएगा म। तो इनमें से कोई व्यंजन होता है या फिर उसके सामने य र ल व आए या फिर और कोई स्वर आए, तो क च ट त प के स्थान पर क्या होता है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी जो भी वर्ण आएगा उसका तीसरा वर्ण वो क च ट त प के स्थान पर लिखा जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरा है एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि दिक् प्लस गज, क्या बना, दिग्गज। अब यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, दिक् प्लस गज, तो यहाँ पे क आया है, पहले शब्द का लास्ट वर्ण क्या है, क, और क के बाद तीसरा व्यंजन आया है, उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन आया है ग। तो जब हमने देखा कि उसका नियम क्या है, यदि क के बाद कोई तीसरा व्यंजन आता है तो वो क किस में परिवर्तित होगा, उसी व्यंजन में परिवर्तित होगा। यानी दी के बाद दिक् प्लस गज आया, ग आया क के बाद, तो क का क्या बना, फिर से ग ही बना, यानी तीसरा व्यंजन ही बनता है। उसके बाद देखिए सत प्लस वाणी, सत प्लस वाणी, तो त आया है, त के बाद वा, वा का मतलब क्या, तो वहाँ पर कोई स्वर आया है। अब हमने नियम देखा कि यदि कोई स्वर आता है तो वो क्या बन जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन बन जाएगा या तीसरा वर्ण आ जाएगा। तो सत प्लस वाणी, तो त का तीसरा व्यंजन कौन सा है, त वर्ग का, त थ द, तो त का क्या बना, द बना, इसलिए वो सत प्लस वाणी का क्या बनेगा, सदवाणी। अब अच प्लस अंत हो गया, तो च के बाद अ आया है यानी कोई स्वर आया है, तो इसलिए च का तीसरा व्यंजन कौन सा बनेगा, च छ ज, इसलिए अच प्लस अंत का क्या बना, अजंत। च का तीसरा व्यंजन कौन सा है, ज, तो च की जगह हमने क्या लगाया, ज, और अंत जैसा है वैसा ही, तो ज में अ की मात्रा लग गई। फिर है षट प्लस दर्शन, तो षट ट आया है, ट के बाद को त थ द, यानी किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आया है, त वर्ग का तीसरा वर्ण द है, तो ट के बाद जब तीसरा वर्ण आता है तो वो ट का ही तीसरा व्यंजन बन जाता है, तो ट ठ ड, तो ट का क्या बना, ड, तो क्या बनेगा, षडर्शन। वाक प्लस जाल, क के बाद क्या आया, जा, ज, यानी वो भी च का तीसरा व्यंजन है, तो वो क का क्या बनेगा, तीसरा वर्ण, क ख ग, तो वो क्या बने, वा वक जाल।
अप प्लस ईंधन अभिंधन, तत् प्लस रूप तद्रूप, तत् प्लस रूप बोला है तो त के बाद क्या आया र, यानी ऊ की मात्रा आई। तो जब त के बाद कोई स्वर आता है तो त का ही तीसरा व्यंजन यानी उसी वर्ण का तीसरा वर्ण आएगा। तो त का तीसरा वर्ण क्या है द, त थ द, तो द आया और द में ऊ की रू है ना, तो रू की मात्रा लगेंगी तो त द्रुप, समझ में आया। फिर है जगत प्लस आनंद, त के बाद आया है तो त का तीसरा व्यंजन क्या बनेगा द, तो जगत प्लस आनंद तो जगदानंद। दिक प्लस भ्रम क्या बनेगा दिक प्लस भ्रम क्या बनेगा, क के बाद क्या आया भ्र, भ्र में अ की मात्रा है तो क्या बनेगा क का ग बनेगा तो दिक भ्रम होगा। चौथा नियम देखते हैं, यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। अभी हमने तीसरे नियम में क्या देखा कि क च ट त प के बाद यदि कोई वर्ग का तीसरा व्यंजन आता है या फिर यरलव आता है या फिर अगर कोई स्वर आता है तो वो उसी वर्ण का तीसरा व्यंजन बन जाता है। अभी क्या बताया चौथे नियम में कि यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो वो क च ट त प का क्या बन जाएगा पंचम अक्षर या पंचम वर्ण बदल जाएगा। जैसे वाक प्लस मैं, वाक हलंत में आया प्लस मैं तो क के बाद क्या आया म, तो क का पंचम अक्षर क्या है अंग बोला जाता है तो वांग मैं बोला जाता है। ठीक है, फिर अप प्लस मैं प का पंचम अक्षर क्या है प फ ब भ म, तो म जो पांचवा अक्षर है वो प की जगह आएगा क्योंकि प हलंत के साथ है इसलिए वो क्या बनेगा आधा ही बनेगा। तो अप प्लस मैं का क्या बना अम्मय। षट प्लस मार्ग तो षट प्लस मार्ग म आया है ट के बाद तो ट का पंचम अक्षर क्या बनेगा न, ट ठ ड ढ न बान वाला न तो षण मार्ग। जगत प्लस नाथ तो क्या बनेगा जगत नाथ, तो जगन्नाथ बोलते हैं। तो त का पांचवा अक्षर क्या है न, त थ द ध न, तो जगत प्लस नाथ का क्या बनेगा जगन्नाथ। उत प्लस नति तो उत त के बाद न आया है तो त का पंचम अक्षर भी न ही है तो न आधा ही होगा क्योंकि त हलन के साथ है तो उत प्लस नति का क्या बनेगा उन्नति। फिर है षट प्लस मास तो क्या बनेगा षण मास क्योंकि ट का पांचवा अक्षर क्या आता है न और षट ट आधा है, ट के नीचे हलंत है इसलिए न भी क्या होगा आधा ही आएगा इसलिए वो कहलाएगा षण मास। पांचवा नियम देखते हैं, सरकार और त वर्ग का शकार और च वर्ग के योग में शकार और च वर्ग तथा शकार और ट वर्ग के योग में शकार और ट वर्ग होता है। इसमें च त प्लस च क्या बनेगा सच्चित, त प्लस छ क्या बनेगा महत प्लस छत्र मच्छत्र। फिर है त प्लस नन महत प्लस नकार महन्नकार। शत प्लस ता या दृश प्लस ता क्या बनेगा दृष्टा। ठीक है, त का क्या बना ट। अब छठवां नियम देखते हैं, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्ण वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण। जैसे उत प्लस हत क्या बोला, यदि कोई भी वर्ग यानी क च ट त प ये वर्गों का अंतिम वर्णों को छोड़कर, अंतिम वर्ण मीन्स पांचवा अक्षर छोड़कर शेष वर्णों के बाद यदि ह आए तो ह क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग के वर्ग का चतुर्थ वर्ण, यानी क के बाद ह आता है तो क का चौथा वर्ण हो जाए
त के बाद ह आता है तो त का चौथा वर्ण हो जाए। वैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है उत प्लस हत, तो उत प्लस हत यानी त वर्ग आया है, त आया है, त के बाद ह आया तो त का क्या बनेगा चौथा वर्ण। चौथा वर्ण मीन्स क्या, त थ द ध, तो ध आया है और ध आधा लिखा है और ह का क्या बनेगा द बनेगा यानी तृतीय वर्ण बनेगा उसी का। वो त की जगह ह ध लगेगा चौथा वर्ण और ह की जगह क्या बन जाएगा तीसरा वर्ण। वैसे ही उत प्लस हार तो क्या बनेगा उद्धार। जैसे उत तो आधा त है तो त का चौथा अक्षर कौन सा ध और ह की जगह क्या बनेगा उसी वर्ण का तीसरा व्यंजन यानी द। वाक प्लस हरि तो क का चौथा अक्षर क्या है ग और तीसरा अक्षर क्या है क ख ग घ, ठीक है। वाघ हरि तो क ख ग और घ, तो क का बनेगा तीसरा व्यंजन और ह का बनेगा चौथा व्यंजन, तो क्या बनेगा वाघ हरि, ठीक है। अब सातवां नियम देखते हैं। ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है और दीर्घ स्वर के बाद छ होने पर यह विकल्प से होता है। अब ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व मीन्स क्या तो छोटा स्वर और दीर्घ मीन्स क्या तो बड़ा स्वर। यदि छोटे स्वर के बाद यदि छ आता है तो छ के पहले क्या लग जाएगा च लग जाएगा परिवर्तन करते समय, और यदि दीर्घ स्वर के बाद छ आता है तो वो विकल्प पर आधारित है। जैसे परिच्छेद, परिच्छेद में परी तो परी में छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई में छ आया तो छ के पहले क्या बनेगा च, तो क्या बनेगा परिच्छेद। परि प्लस छेद यानी र में छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा के बाद क्या आया छ, तो जब उसका रूपांतर करते हैं या उसका संधि करते हैं तो छ के पहले क्या लिखा जाता है आधा च, तो परि आधा च और छेद तो क्या बनेगा परिच्छेद। उसके बाद ऐसे ही है शाला प्लस छादन, शाला छादन आता है, शाला प्लस छादन क्या बनेगा शाला छादन। इस तरह यहाँ पर हमारी व्यंजन संधि जो है वो यहाँ पर ही समाप्त होती है। हमने व्यंजन संधि में कुछ नियम देखे जो कि आप लोगों को उसे समझने में आसान होगा। थैंक यू।